So we have started talking about a very important chapter from chemistry, acids, bases and salts, and on the day one of this chapter we discussed about the physical properties of acids and bases, and we also discussed about the acid base indicators, which are the substances which change their physical properties when they come in contact with either acids or bases. तो हमने नेचुरल कलर इंडिकेटर्स भी देखे, सिंथेटिक कलर इंडिकेटर्स भी देखे और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे। तो इसमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं एक छोटा क्वेश्चन। फिर आगे देखें, हम बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में, एसिड्स बेसिस के बारे में और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने कहा कि एसिड्स आर sour in taste, they are corrosive in nature, they turn blue litmus to red or methyl orange to red, they do not respond to phenolphthalein or turmeric, and they are soluble in water in all proportions, and when they are dissolved in water they are good conductor of electricity, they are electrolytes. बेसिस के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है। एसिड्स और बेसिस दोनों अपने अपने सॉल्यूशंस में आयंस रिलीज़ करते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि वो आयंस की वजह से कंडक्शन होता है, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली जो हम अभी देखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो, ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये हमारी बुक में दिया हुआ है और हमें इसमें ये शो करना, बेसिकली क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि देयर इज़ बेसिकली कंपैरिजन ऑफ some substances. For example, we take an acid H2SO4. This is sulfuric acid. Sulfuric acid. C2H5OH is ethanol, ethyl alcohol. C6H12O6, that is glucose. क्वेश्चन पूछा जाता है कि all the 3 substances have hydrogen in them, but only sulfuric acid is a good conductor of electricity. जब हम किसी solution of sulfuric acid, solution of ethanol और solution of glucose में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ओनली सल्फ्यूरिक एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दीज टू डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, उसके अलावा इसके साथ में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, उसे भी जोड़ देते हैं और देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी लाइक एसिड्स। तो अगर इसका रीज़न पूछा जाए तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, दीज टू आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिलीज आयंस इन देयर सॉल्यूशंस। इथेनॉल और ग्लूकोज अपने सॉल्यूशन में किसी भी तरह का आयन रिलीज़ नहीं करते। जैसे किसी सॉलिड मेटल में, किसी सॉलिड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह किसी सॉल्यूशन में आयंस कैरी द इलेक्ट्रिसिटी। तो salt solutions are electrolytes, they are good conductors of electricity because they are ionic compounds, and when we put them into water they get dissociated into ions. Acids के साथ भी ऐसा ही है, acids अपने solution में H+ आयन रिलीज़ करते हैं। हम acids के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ से ही बात शुरू होगी। हाँ, हम acids को डिफ़ाइन करते हैं as the compounds which have the tendency to release H+ ions in their solutions. एसिड्स की टेंडेंसी होती है कि वो H+ आयंस रिलीज़ करते हैं। हम छोटी क्लासेस में एसिड बेसिस के बारे में पढ़ते थे, तो हम जब हमसे पूछा जाता था कि एसिड क्या होता है तो हम जनरली यही जवाब देते थे कि एसिड्स आर sour in taste, acids are corrosive in nature and they turn blue litmus to red. हाँ, सॉल्युबल इन वाटर जैसी बातें भी नहीं करते थे वहाँ पे। 7th क्लास में आपने एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पर एक्चुअली हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता देते थे, कोई डेफिनेशन थी नहीं हमारे पास एसिड्स की। हियर वी हैव डेफिनेशन दैट एसिड्स आर द कंपाउंड्स
which have the tendency to release H plus ions in their aqueous solutions. हाँ, वो अपने सॉल्यूशंस में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। तो अगर किसी एसिड को समझो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला है HCl। इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, H2O में डिज़ोल्व करते हो, तो क्या होता है कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस एंड Cl माइनस प्लस वाटर। ये H प्लस इस वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या होता है, ये बनाता है एक आयन H3O प्लस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। और Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन साथ में रिलीज हुआ है। बिकॉज ऑफ दीज टू आयंस द एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयंस नहीं होते तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट पॉसिबल। एक बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड इज बिकॉज ऑफ दिस H3O प्लस आयन। इसको हम H3O प्लस आयन भी बोलते हैं और H प्लस आयन भी बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयन बोलें या H प्लस आयन बोलें, एक ही बात है। मतलब हम ये कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं तो ऐसा होता है कि H प्लस आयन जब रिलीज़ होता है तो वो H2O के साथ कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता ही है। तो जब हम कहते हैं किसी एसिड का H प्लस आयन कंसनट्रेशन, तो इसका मतलब वो हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन ही है। एक ही बात है H3O प्लस आयन कंसनट्रेशन बोलना या H प्लस आयन कंसनट्रेशन बोलना, कोई फ़र्क नहीं है दोनों बातों में। तो हम ये कह रहे हैं कि एसिड्स हैव देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बिकॉज ऑफ दिस आयन ओनली। हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर H प्लस, हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एसिड। यानी एसिड जो भी प्रॉपर्टीज़ अपनी शो कर रहा है, वो जिस तरह से मेटल से रिएक्ट कर रहा है, वो जिस तरह से मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है, वो जिस तरह से दूसरे बेसिस के साथ में रिएक्ट कर रहा है, वो सब रिएक्शंस जो हैं वो बिकॉज ऑफ दिस हैं। इवन वो लिटमस का कलर भी अगर चेंज कर रहा है, जो कि उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उस चेंज के लिए भी H3O प्लस आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे आज। उन दो एक्सपेरिमेंट दोनों 3-3 मार्क के क्वेश्चन हैं। आज हमको ये दोनों 3-3 मार्क के क्वेश्चन पक्के तैयार कर लेने हैं। उसके लिए हम बुक भी अच्छे से पढ़ेंगे, बुक में क्या लिखा है एक एक बात समझेंगे, बुक में कौन सा डायग्राम बना हुआ है वो भी देखेंगे, और ये वीडियोस से देख करके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। क्या एक्सपेरिमेंट? पहला एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द अदर वन इज टू शो दैट H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, और एसिड्स शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज जस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और एसिड्स शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ H प्लस आयंस। ये शो करने के लिए हम बैक टू बैक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं जिसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया हुआ है, प्योर वाटर भी लिया है, ग्लूकोज। बेसिकली हम यहाँ पे 5 बीकर ले लेते हैं। हाँ, एक बीकर में हम डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तीसरे में हम इथेनॉल ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल ले लेंगे। चौथे में हम ग्लूकोज ले लेंगे C6H12O6, और पाँचवें में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। इन पांचों बीकर में सबसे पहला काम क्या करें कि उसमें पानी भर दें। उसको पानी से भर दो। जो डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर है, वो उसमें भर दो। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते, इसलिए ये श्योरिटी है कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक तरह से होने देगा। इन सब को हम पानी से भर के फिर इनमें रेस्पेक्टिव सब्सटेंसेस डालकर उनके सॉल्यूशंस बनाएंगे। लेबल हमने पहले से लगा के रख दिए हैं। तो इन सब में पानी भरने के बाद
फिर बारी बारी से इनके सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर लिया. नाउ दिस इज द डाइल्यूशन प्रोसेस. दिस इज अनदर क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं हम इसको? डाइल्यूशन ऑफ एसिड. डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड. ये आपका कम से कम 1 मार्क का क्वेश्चन है. 2 मार्क का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. हाँ, बड़ा सिंपल है कि व्हाट इज द डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ एन एसिड, व्हाट प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, किसी भी स्ट्रॉन्ग करोजिव एसिड का जब सॉल्यूशन बनाओगे, तो एक बात ये ध्यान में रखें कि जब भी एसिड और वाटर आपस में मिलते हैं तो देयर इज an interaction which releases a lot of heat in form of lot of energy in form of heat is released. तो हम क्या बोलते हैं कि इस बीकर में पानी भर लो खूब सारा, और उस पानी में एसिड डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप भी डालोगे तो हीट निकलेगी. तो वो हीट प्रॉपरली पूरे बीकर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टाइमली, उसके लिए कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्टिरर उसको स्टिर करते रहो. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इस बीकर में गिरता रहेगा एसिड और उसको स्टिर भी करते रहेंगे, तो जो थोड़ी बहुत हीट रिलीज़ होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस वो सारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू आउट द बीकर. और फिर इससे क्या होगा? इससे हमको किसी तरह की चोट लगने का खतरा नहीं होगा. तो चोट लगने का कोई खतरा था क्या? क्या खतरा था? क्या होता अगर हमने यहाँ पर एसिड पहले से डाल रखा होता और ऊपर से हम पानी डालते? अगर एसिड में आप वाटर डालोगे तो देखो, वाटर यहाँ पे था लार्ज क्वांटिटी में, जो बहुत सारी हीट को अपनी, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में है तो हीट थोड़ी बहुत निकलती है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट. बट एसिड्स डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हीट. अगर आप एसिड में वाटर डालोगे तो जो हीट होगी वो रिलीज़ होगी, और हीट के रिलीज़ होने से वाटर उसके साथ में बहुत सारा एसिड स्प्लैश होकर के आपके ऊपर गिर सकता है एंड यू कैन गेट इंजर्ड. तो इस तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम वाटर में एसिड डालते हैं. तो एट द टाइम ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, वाटर इज नॉट ड्रॉप्ड इनटू एसिड्स. एसिड्स आर ड्रॉप्ड इनटू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप while continuous stirring. तो हमको जितना % सॉल्यूशन बनाना है, जितना डाइल्यूशन करना है, पहले से ही उसके अकॉर्डिंग वाटर ले लें और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके उतना एसिड डाल दें जितना हमको उसमें डालना है. फॉर एग्जांपल, आपको 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है, तो 5% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में 5% तो HCl है और 95% वाटर है. ठीक है, 5% सॉल्यूशन ऑफ HCl का ये मतलब होता है कि उसमें 95% वाटर है और 5% केवल एसिड. यानी 100 ml का आपने एक बीकर में 100 ml ग्रेजुएटेड बीकर लिया है आपने, जिसके ऊपर वॉल्यूम के हिसाब से लिखा हुआ है. तो आपने 100 ml वाटर लेना है, तो आप 95% 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप 95 ml वाटर ले लो पहले से ही, और एक दूसरे छोटे बीकर में या ड्रॉपर में, एक दूसरे कंटेनर से पहले से नाप के रख लो 5 ml ऑफ HCl. उसको ड्रॉपर में लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप इस तरह से डालो, कंटिन्यूसली स्टिर करते रहो, ड्रॉप 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 करते करते 5 ml HCl इसमें मिक्स हो जाएगा और अब ये बन जाएगा 5% सॉल्यूशन ऑफ HCl. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ, आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना. तो क्या करेंगे? ड्रॉप बाय ड्रॉप
उसमें डाल के विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये ग्लास स्टिरर है, ग्लास स्टिरर से इसको स्टिर करके मिक्स कर देंगे। तो बिना किसी स्प्लैशिंग के डाइल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। हाँ, एसिड्स आर अदरवाइज हाईली करोसिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा करोसिव होते हैं। फिर ग्लूकोज का सॉल्यूशन भी ऐसे ही बन जाएगा। ग्लूकोज हमारे मार्केट में मिलने वाला जो कमर्शियल ग्लूकोज है उसका 1 स्पून आपने कई बार यूज़ किया होगा इसको, ये रेडिली मिक्स हो जाता है वाटर में, फटाफट से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या अल्कोहल भी हमको बनाना है, अल्कोहल भी ऐसे ही ड्रॉपर से लेके ड्रॉप बाय ड्रॉप C2H5OH इस तरह से बना लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स मिलते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलता है। तो इसको भी हम एक स्पैचुला में लेकर के, इस तरह की चम्मच जैसी चीज़ को स्पैचुला बोलते हैं, इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा सा मेहनत करके मिक्स कर देते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल बेस है, इनको हम एल्कली बोलते हैं। तो हमने सबके सॉल्यूशन बना दिए। अब हमें एक्सपेरिमेंट जो करना है, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक सर्किट होना चाहिए जिसके 2 फ्री इलेक्ट्रोड्स हों, जिनको बारी बारी से इनमें डिप करके टेस्ट किया जा सके कि विच ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर नॉट। तो इस तरह का एक सर्किट हमको चाहिए, बिल्कुल सिंपल सर्किट है ये। इसके 2 वायर्स किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी कि इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़े हुए रहेंगे, और यहाँ पे एक प्लग की के साथ में हमने जोड़ दिया है वायर, और 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को हमने इस तरह से लगा लिया। तो क्या होगा कि ग्रेफाइट रॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, ये प्लग से आएगा, इधर अपन ने ऊपर एक बल्ब लगाया हुआ है, अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा वो। तो इस सर्किट को हमने इस तरह से मेंस से पावर से जोड़ा हुआ है, और वी कैन मूव इट, वायर लंबा लिया हुआ है तो वी कैन मूव इट, इसे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो हम बारी बारी से इनको चेक कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अभी तो इसमें स्विच ऑन करने के बाद भी करंट नहीं जा रहा है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में एक वायर लेके इनको टच कर दिया जाए, मतलब सर्किट पूरा हो जाए इसका, तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगता है। ये बल्ब तब तक नहीं जलता जब तक इनको टच नहीं करते। जैसे ही आप इसे टच करोगे तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। कैन यू वॉच इट? ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो हमें इन सॉल्यूशंस में जो हमने प्रिपेयर किए हैं, बारी बारी से ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को डुबाना है। जब इन दोनों के बीच में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तब तो बल्ब जल जाएगा, जब नहीं होगा तब नहीं जलेगा। तो हमें इससे इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कौन सा नहीं है। तो देखें, सबसे पहले हम ले जाते हैं उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में, HCl सॉल्यूशन में। HCl सॉल्यूशन में इन दोनों को डिप करना है। हाँ, दोनों जो रॉड्स हैं हमारी, उसको हम इसमें डिप करेंगे। जैसे डिप किया देखो बल्ब जल गया। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बल्ब जल जा रहा है। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि इसमें आयंस हैं। इट कंटेन्स आयंस, हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन इसमें है, इस वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखें, दूसरे और दूसरे सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास। तो हम प्योर वाटर में इसको डालते हैं। प्योर वाटर जो है उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला हुआ है, कोई आयन उसमें है नहीं। वाटर अपने आप में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है। बल्ब डज नॉट ग्लो, तो दिस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज के साथ भी ऐसा ही है, C6H12O6। ग्लूकोज में भी हम जब इसको डिप करेंगे तो हम देखते हैं कि द बल्ब डज नॉट ग्लो। सिमिलरली
यहाँ पर अल्कोहल सॉल्यूशन C2H5OH में जब डिप करेंगे तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको डिप करेंगे तो हम देखते हैं कि एक बार फिर बल्ब ग्लो करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ अ बेस। हाँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस और सोडियम आयन होते हैं। जहाँ पर भी आयंस होंगे वहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक हालांकि सिंपल सा डायग्राम है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन थ्योरी यही है जो हमने अभी प्रैक्टिकली देखी है ना। तो आप इसको अच्छे से एक 3 मार्क के क्वेश्चन की तरह से तैयार करेंगे कि आपने क्या क्या किया और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी। तो ऑब्जर्वेशन यही है कि एसिड जो है, अगर हम बात करें केवल HCl वर्सेस इथेनॉल वर्सेस ग्लूकोज, तो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज और इथेनॉल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाइल द HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड की बात होगी तो दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तो एक तो एक्सपेरिमेंट ये हो गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा ये है एसिड है वो हमेशा H+ आयन रिलीज़ करता है, और एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं दैट आर ओनली बिकॉज ऑफ H+ आयन। अदरवाइज HCl या कोई भी एसिड होगा वो एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा ही नहीं, कोई सी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बीइंग करोजिव हो, चाहे वो उसका कंडक्ट, हम कहते हैं ना कि वो लिटमस का कलर चेंज कर देता है, तो वो लिटमस का कलर भी चेंज नहीं करेगा, वो कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा until unless it is provided with H+ आयंस। तो H+ आयन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली करना क्या है कि कोई भी HCl, कोई भी एसिड जैसे HCl या H2SO4 अगर गैशियस फॉर्म में है तो उसको वाटर को एक्सपोज करना है, वाटर के साथ वो डिज़ोल्व हो जाता है। हमने कल ये बात कही थी कि इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। कोई भी एसिड हो तो वो एसिड क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता ही होता है हमेशा, तो उसके वाटर सॉल्युबल होने के वजह से वो थोड़े से वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे किया जाता है ये अपन देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है एक सॉल्ट, हमारा ये जो 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ये हमने इसमें लेना है ना। विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला हम इसमें अपना सॉल्ट डाल देते हैं। अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, और ये इमीडिएटली रिएक्शन करता है और तेज़ी से गैस निकलती है। दैट गैस इज़ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इसका केमिकल रिएक्शन हमको पता होना चाहिए कि दिस इज़ NaCl plus H2SO4 which is giving a salt sodium sulfate and hydrogen chloride gas is released. NaCl plus H2SO4, Na2SO4 plus HCl, हाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2HCl। तो ये एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में HCl गैस की फॉर्म में निकल रही है। हाँ, ये HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, तो ये HCl गैस रिलीज़ हो रही है। तो देखें क्या होता है। एक्सपेरिमेंट हमारा सिर्फ ये गैस निकालना नहीं है, ये गैस जब बाहर निकलेगी तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। HCl है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या काम करते हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब हम इस गैस को बाहर निकालते हैं और फिर उस गैस को एक्सपोज करते हैं एक ब्लू लिटमस पेपर से। हाँ, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। हाँ, ये वीडियो थोड़ा ऐसा है कि इसमें ब्लू दिख नहीं रहा है, तो हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये ब्लू लिटमस पेपर है। आप
ये समझ लो कि हर एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम ब्लू लिटमस पेपर को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वो ड्राई होना चाहिए। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, यानी थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसे में आप इसे एक्सपोज करोगे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को, द गैस विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर, वो बाहर कैसे आएगी? हमने हमारा जो टेस्ट ट्यूब है उस पर एक ऐसा सिंगल होल वाला कॉर्क लगाना है जिसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है। तो जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, ये डिलीवरी ट्यूब से गैस बाहर निकलने लगती है। हाँ, और हम इसको एक ड्राई लिटमस पेपर से एक्सपोज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि देयर इज़ नो चेंज इन कलर। जब ड्राई लिटमस पेपर एक्सपोज होता है तो देयर इज़ नो चेंज इन कलर। हाँ, कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि HCl इज नॉट बिहेविंग लाइक एन एसिड बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट देयर। यहाँ पर अब हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि इन लोगों ने अपने सेटअप में नहीं लिया है। इसके आगे एक ड्राइंग एजेंट चाहिए। तो हम बेसिकली बीच में एक इस तरह का डिलीवरी ट्यूब के आगे एक इस तरह का स्ट्रक्चर लगा देते हैं जिसके अंदर एक ड्राइंग एजेंट रखा हुआ है। ड्राइंग एजेंट, ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। जो भी बात मैं बता रहा हूँ उसे याद कर लेना। ड्राइंग एजेंट जो ड्राई कर दे, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर दे। कैल्शियम क्लोराइड इज अ नॉन ड्राइंग एजेंट, CaCl2 और कैल्शियम क्लोराइड, वो हम इसके रास्ते में रख देंगे। गैस निकल रही है बाहर, हाँ, वो जब यहाँ से होके बाहर निकलेगी तो बीच में कैल्शियम क्लोराइड से होके गुजरेगी। अगर HCl के साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर है, यानी थोड़ा सा H2O है, या हवा में भी हो सकता है कि बहुत ह्यूमिडिटी हो। हाँ, हवा की ह्यूमिडिटी को तो हम बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से कहीं मॉइस्चर नहीं आ रहा हो किसी भी तरह का, कहीं आपके इसमें कोई कहीं थोड़ा बहुत भी पानी नहीं हो और कुछ ड्रॉप्स भी, क्योंकि ये तो HCl तो डिज़ोल्व हो जाएगा तुरंत। ये तो टेंडेंसी है ना इसकी तो वाटर में डिज़ोल्व होने की। तो जब आप इसको इसमें से निकालने के बाद फिर इस लिटमस पेपर को इससे एक्सपोज करते हो तो आप देखते हो देयर इज़ नो चेंज एट ऑल इन कलर। लेकिन अगर यही काम करने लग जाते हैं हम इसको पानी में डुबा करके, हाँ, पेपर को अगर पानी में डुबा करके और फिर हम एक्सपोज कर देते हैं तो हम देखते हैं कि ये कलर रेड कलर में बदल जाता है। ये रेड लिटमस बन गया। क्यों बन गया? पानी में डुबाने के बाद इसका कलर बदल गया, रेड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब HCl H2O की प्रेजेंस में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन रिलीज कर देता है और क्लोराइड आयन रिलीज कर देता है। तो H3O प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एसिड्स। हाँ, ये भी आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम। देखें कैसा डायग्राम है। डायग्राम को भी देखते हैं। ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड पे। सो द केमिकल रिएक्शन इज सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl रिएक्ट्स विथ, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सोडियम सल्फेट बना Na2SO4 और साथ में HCl गैस रिलीज हो गई। इसको हम बैलेंस करेंगे तो H2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। Na2 पहले से ही है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, सोडियम बैलेंस्ड और क्लोरीन बैलेंस्ड। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस। ये इक्वेशन आप याद रख लो। और फिर इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा इसमें से गैस निकलती है। ये डिलीवरी ट्यूब जो है इसको इस तरह की गार्ड ट्यूब में ना, देखो यहाँ पे गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, इसको इसके यहाँ पे रखना है ऐसे, है ना, और इसमें से निकालना है। जब आप इसमें से गैस को निकालोगे तो वो ड्राई हो जाएगी। इसमें ड्राइंग एजेंट कैल्शियम क्लोराइड है, ये ध्यान रखना। ड्राइंग एजेंट वर्ड 1 मार्क देता है आपको, हाँ। और आप इसको पहले ड्राई लिटमस पेपर लेके गए, देयर वाज नो चेंज। फिर आप इसको मॉइस्ट यानी पानी में गीला किया हुआ लिटमस पेपर लेके गए, तो फिर इसका इस तरह से इसका कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती हैं उसकी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एसिड्स शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। शो द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस ड्यूरिंग द डिस्प्ले ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। जो भी पूछें वो पूछ ही रहा है। शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट HCl gas behave like acid only in presence of water, or it turns blue litmus to red only in presence of water। जो मर्जी आप करो, आपको एक केमिकल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। आपने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड डाला था, ऊपर से H2SO4 डाला था, दोनों की रिएक्शन से HCl गैस बनी थी। सोडियम सल्फेट भी बनाया, वो अंदर ही रह गया। HCl गैस को डिलीवरी ट्यूब से निकाला, निकालते समय ड्राइंग एजेंट में से पास किया जिससे कि मॉइस्चर क्लीन हो जाए, और फिर उसके बाद उसको डिलीवरी ट्यूब से जब बाहर निकाला तो एक्सपोज किया, पहले ड्राई लिटमस पेपर से, देयर वाज नो चेंज, और फिर उस वेट ब्लू लिटमस पेपर को जब एक्सपोज किया HCl को, तो अब HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करने लगती है और स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक एन एसिड। सो एसिड्स बिहेव्स लाइक एन एसिड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। क्लियर है ये बात? एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए हाइड्रोनियम आयन ज़रूरी है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो हम इसके आगे एक बात और जोड़ते हैं कि एसिड्स जो हैं, अगर देखा जाए, अब क्योंकि हम एसिड्स की बात कर रहे हैं और हमें ये पता चल गया कि एसिड्स आर द कंपाउंड्स विच हैव द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयन इन देयर रेस्पेक्टिव एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, एसिड है तो हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करेगा ही, और हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करने की वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, चाहे वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करना हो, चाहे उसका करोजिव नेचर हो। तो जब एसिड ये काम करेगा अपने H3O आयन की वजह से, H3O+ आयन की वजह से, तो इसका मतलब H3O+ आयन्स का कम होना या ज़्यादा होना, यानी कम कंसंट्रेशन में होना, कम परसेंटेज में होना, या ज़्यादा परसेंटेज में होना, एसिड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मस्ट बी हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड वीक एसिड्स मस्ट बी हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात करेंगे हम तब जब हम क्लासिफाई करेंगे एसिड्स को। एसिड्स क्या है ये हमें पता चल गया, कैसे कैसे होते हैं देखें। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम या
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसकी बेसिस पर एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। What are strong acids? Strong acids are those which get completely dissociated into their aqueous solutions. जैसे हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये 100% H प्लस और HSO4 माइनस, हाँ H प्लस आयंस और नॉट HSO4 सल्फेट आयंस SO4 माइनस 2 आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। हाँ, कंप्लीटली एंड क्विकली। कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब मैक्सिमम H प्लस आयन कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसको हम किंग ऑफ द एसिड्स बोलते हैं। किंग ऑफ द एसिड्स कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। HCl upon dissociating in water, dissolving in water, H plus and Cl minus quickly and completely dissociate हो जाता है। Similarly नाइट्रिक एसिड HNO3 H प्लस और नाइट्रेट आयंस NO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है क्विकली एंड कंप्लीटली। तो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड indicates that the H plus ions concentration in a particular solution will be the maximum, and maximum H plus ion concentration या hydronium ion concentration makes a strong acid. Strong acidic properties, जितने ज़्यादा H plus ion होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो फिर वीक एसिड में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम एक एसिड लेते हैं जिसका नाम है एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड वही एसिड है जिसका 5% सॉल्यूशन अगर आप बनाते हो तो वो विनेगर होता है, जो कि हमारे चाउमीन में डालने के काम में आता है या हम उसमें अनियन डाल करके खाने के काम में लेते हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। इन द चैप्टर कार्बन हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको हम। हाँ, ये जो इथेनोइक एसिड है इसका डिसोसिएशन इन वाटर अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ स्लो डिसोसिएशन। ये डिसोसिएट तो होता है, H प्लस आयन तो रिलीज़ करता है, लेकिन इसका डिसोसिएशन बड़ा स्लो है। ये डिसोसिएट होता है इन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो सिंस दिस इज़ अ वेरी स्लो डिसोसिएशन, आफ्टर समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि इसके कंप्लीट डिसोसिएशन से पहले ही ये दोनों आपस में रीएसोसिएट होने लगते हैं, और ये पूरा डिसोसिएट हो पाए उससे पहले ही कुछ डिसोसिएटेड आयंस आपस में कंबाइन होकर के फिर से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है। अब आप बोलोगे इक्विलिब्रियम क्या? तो इक्विलिब्रियम मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो प्रैक्टिकली ना तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, एक बार इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो फिर जो कंसंट्रेशन H प्लस आयंस की है उसी पे फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब एक तरह से ये हो गया कि जितना H प्लस आयन पर सेकेंड बन रहा है उतना ही डिसोसिएट होकर फिर से एसिटिक एसिड बना दे रहा है। तो ऐसे एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशंस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कभी भी उतनी नहीं हो पाती जितनी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होती है। हाँ, थोड़ी कम रह जाती है। उनमें ज़्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन थी क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गए थे क्विकली, लेकिन यहाँ पर ये डिसोसिएशन क्योंकि स्लो होता है इस वजह से कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता।
H प्लस आयन कंसंट्रेशन कभी भी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह के एसिड्स वीक एसिड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of origin, acids can be classified as mineral acids and organic acids. मिनरल एसिड्स तो सिंथेटिक एसिड्स हैं, हाँ, दे आर सिंथेटिक एसिड्स जिनको हम अपनी लैब में प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो उसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन है कि जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर दो, तो विगरस रिएक्शन होगी, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जिसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं गैस जार में। इसका डायग्राम के सहित डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, carbonic acid are some of the mineral acids and most of them are strong acids. Carbonic acid is an exception irrespective of being a mineral acid. This is a weak acid. Otherwise, mineral acids are generally strong acids. Organic acids are those which are originated from living organism. नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया हुआ। तो आपके ये जनरली वीक एसिड्स होते हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एडिबल, हाँ, दे आर एडिबल यानी जिसको खाया जा सकता है, ज़्यादातर, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर वीक एसिड है। जैसे कि समझो सिट्रिक एसिड, हमारे लेमन में मिलता है, नींबू में या सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जो आपके ऑरेंजेस वगैरह और ये सब होते हैं ना, इनमें मिलता है सिट्रिक एसिड। फिर लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है। ये मत बोलना मिल्क में मिलता है, हाँ, कई लोग मिल्क बोल देते हैं। मिल्क में एसिड होता है तो फिर वो कर्ड बन जाता है। मिल्क में शुगर होती है जिसको हम लैक्टोज शुगर बोलते हैं। उस लैक्टोज शुगर पे फीड करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं, जिससे कर्ड फॉर्मेशन होता है। उसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, आपको शायद याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में मिलता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में मिलता है। टैमरिंड क्या होता है? इमली, हाँ। अरेबियन कंट्रीज से लोग जब आए थे पहली बार इंडिया, तो वो उनके यहाँ तो खजूर मिलता था ना केवल। देयर इज़ द वर्ड तमर, TAMAR अरेबिक में। तमर इज़ खजूर। तो उन्होंने इमली को इंडिया से जोड़ दिया, हाँ। उनके खजूर, वो बोले इंडियन खजूर है ये तो, हाँ, टैमरिंड। तो इंडियन खजूर इज इमली, इसको टैमरिंडस इंडिका बोलते हैं। उसका बोटानिकल नेम है, जनरल बोलचाल की भाषा में टैमरिंड बोलते हैं। टार्टरिक एसिड होता है उसमें। आपका जो अमचूर होता है, जो कच्चा आम होता है, उसमें भी यही होता है टार्टरिक एसिड, जिसको अपन वो बना देते हैं ना, सुखा देते हैं उसको, फिर उसको पीस करके पाउडर बना देते हैं, वो भी टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड के नाम से वो मार्केट में भी मिल रहा होता है। और क्या, मैलेइक एसिड भी आपको पता होगा। मैलेइक एसिड की हम बात बीच में कर रहे थे एक दिन, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, और न्यूट्रिशन में हमने कहा था कि डेजर्ट प्लांट्स एक स्पेशल तरीका शो करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि डे टाइम में तो उनका स्टोमेटा बंद रहता है। तो हमने कहा था कि नाइट के टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म।
विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द सनलाइट इन द डे टाइम, वो इंटरमीडिएट मैलिक एसिड है। वैसे मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, सोर्स की बात है तो ये एप्पल में मिलता है। इसके अलावा एंट स्टिंग में मिलने वाला फॉर्मिक एसिड, हाँ फॉर्मिक एसिड जिसको हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, हाँ दिस इज फाउंड इन एंट स्टिंग। जब एंट स्टिंग हो जाता है या बी स्टिंग में भी ये होता है और ये हमारी स्किन में इरिटेशन पैदा करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एसिड्स की। दे कैन बी मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दे कैन बी concentrated and dilute acids। हाँ कंसनट्रेटेड में जितना कम वाटर, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जितना कम उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड। अगर आप उसमें बिल्कुल भी पानी ना डालें तो वो प्योर एसिड हो जाएगा, एब्सोल्यूट एसिड हो जाएगा। और अगर उसमें पानी डाल देते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट जितना ज़्यादा पानी मिलाओगे उतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। हम बीच बीच में इनके बारे में बात करेंगे। तो आज हमने ये सीखा कि एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली H+ आयन रिलीज़ करते हैं अपने सॉल्यूशंस में, और यही उनका डेफिनेशन है कि एसिड्स आर द कंपाउंड्स which have the tendency to release H+ ions और हाइड्रोनियम ions in their aqueous solutions। और फिर हमने बाद में देखा कि जितना ज़्यादा H+ ions रिलीज़ होगा, जितनी ज़्यादा H+ आयन कंसनट्रेशन होगी, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आज इतना ही। कल और कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स फर्स्ट देन बेसिस। पहले एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो चलो बाकी बातें कल। थैंक यू।